हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसमें मैंने आपको कॉस वाला और साइन वाली जो फलन है वो मैं बता रहा था, जिसमें मैंने आपको साइन बता दिया था। अब हम थोड़ा सा कोस के फलन पर विचार करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मूल जो ग्राफ है उसका वो कैसा है, निरूपण कैसे करते हैं, उसको बदलते कैसे हैं इन्वर्स में, इस बात पर विचार करेंगे। इसी तरीके से फिर टेन है, कोट है, सेक है, पहले ये मेन जो फलन है इनको बनाएंगे। उसके बाद फिर अपनी एक्सरसाइज में जाके अपने सवाल करना हल करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए। तो कर दिया है हमने गणित का श्री गणेशाय नमः। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि पूरा कोर्स अच्छी तरह पढ़ने के लिए आप विद्याकुल पर गणित के कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। ठीक, अगस्त तक हम कोर्स पूरा कर देंगे। अगस्त के बाद रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर इसमें लगा कर देंगे आपको, और अच्छी अच्छी किताबों से बनने वाले अच्छे अच्छे सवाल, नोट्स, असाइनमेंट, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के रिवीजन, सब सारी चीज़ें इसमें फिर अगस्त के बाद हम लगाएंगे। ठीक है। तो मैं सीधे सीधे पढ़ाई लिखाई की बात पर आ जाता हूँ। कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो आप जानते ही हैं, जानकारी आपको हो ही गई होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं सीधे सीधे जो है ये देखिए कुछ चौक ले लिए मैंने। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कॉस। देखिए कॉस का पहली बात तो सामान्य जो फलन है पहले उसको ले लेते हैं। दो तरीकों से लेके चलेंगे इसको, क्योंकि मान लीजिए कुछ परिवर्तन अगर करने हैं, ठीक, तो वो परिवर्तन हम कर सकें। अब मान लीजिए हमने लिखा y इक्वल टू कॉस एक्स, ये चीज़ हमने लिखी हुई है। तो एक ग्राफ तो y इक्वल टू कॉस एक्स का बन जाएगा सीधे सीधे। ठीक, दूसरा ग्राफ अगर हम बनाएं, यहाँ नीचे देखिए दोनों अलग अलग बनाएंगे, दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे इसको। एक हम बना सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक ग्राफ है। ठीक, ये ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे ना लगाएं, दैट इज की सेम चीज़ है, कॉस इनवर्स एक्स। दो ग्राफ हैं। तो ग्राफ में देखिए मूल फंक्शन है बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं अगर मैं, तो क्या फर्क पड़ेगा, किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ेगा ये हमें देखना है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया y इक्वल टू कॉस 3x मान लीजिए, और इसका जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा, यानी इसका जो प्रतिलोम फलन बनेगा, वो हम यहाँ लिखेंगे और फिर उसका ग्राफ भी हम बनाकर देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ठीक, और इसके ग्राफ में क्या क्या चेंज होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, जो कि एक उदाहरण के रूप में है और कुछ नहीं, सिंपल है, बेसिक बना रहे हैं दरअसल चैप्टर के लिए, फिर आगे चैप्टर को फटाफट हम पूरा कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि देखिए इससे पहले जो संख्या है हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 कॉस एक्स। ये जो 1 होता है ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ दिखा नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। इसका मतलब कॉस में कोई भी मान 1 या -1 के बीच में ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ 2 पाई तक के 360 अंश कह सकते हैं कि कुछ अंतराल लेकर के, x की वैल्यू के अंतराल लेकर के उन अंतरालों को 4 भागों में बांट देते हैं और इसका ग्राफ या उसके ग्राफ की शेप जो होती है, आकार जो, उसे बना देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 भागों में बांटूंगा मैं। ये किसी भी ग्राफ को बनाने का बहुत बड़ा तरीका होता है, ये पाई। ठीक, 2 भाग कर दिए मैंने और एक भाग और, यानी ये हो गया π/2। तो इसी तरीके से जो आगे वाला हिस्सा है ये हो गया 3π/2। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा कोण जो है 2π तक हो गया। अब 2π होने का मतलब कि एक चक्कर पूरा हो जाता है। मान लीजिए चारों चतुर्थांशों में एक चक्कर घूम के आते हैं तो एक चक्कर पूरा हो जाता है।
और ये चक्कर जो है दक्षिणावर्त लिया जाता है। गणित में क्या करते हैं, देखो ये भी बड़ी चीज़ होती है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है साहब काम कैसे आएगा, कैसे करेंगे। तो ये चक्कर जो है इस तरफ से लिया जाता है, यूँ यूँ घूम के आता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना कोण हो गया, 90, फिर ये एक और 90, फिर ये एक और 90, और फिर ये एक और 90। यूँ इस तरीके से नहीं घूमता, बल्कि ऐसे दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक, तो कुल मिला के अब हम रखते हैं सबसे पहले 0। अगर हम कॉस में x का मान 0 रख दें तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। तो कॉस 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1 होता है। तो 1 × 1 कितना हो गया, 1। तो 1 की एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, ऊपर भी और नीचे भी -1 की एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे। तो यानी 1 हो गया। तो देखिए यहाँ ये पॉइंट मिल गया मुझे, पहला पॉइंट मिल गया, x 0 y 1। अब मैं x का दूसरा मान रखता हूँ 90 या π/2। ठीक, तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो मुझे बिल्कुल इस लाइन पे ये लाइन मिल जाएगी। उसके बाद -1 मिलेगा मुझे 180 पे, cos 180 या पाई का मान -1 होता है। तो इस तरीके से मैंने 4 मान यहाँ पे रखे और मैंने फिर इस ग्राफ को बना दिया। ठीक, ये बनाई मैंने y अक्ष की रेखा ऐसे, और ये बनाई मैंने x अक्ष की रेखा ऐसे, सिंपल। और ये मैंने ग्राफ बना दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो यही ग्राफ बार बार हर 2π के पीरियड में रिपीट होता रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ तक अधिकतम से न्यूनतम ये ग्राफ जाता है। एक कोई इंटरवल छोटे से छोटा जो तुम्हें समझना है, ताकि तुम देख सको कि इसका अंतराल क्या है, इसका प्रांत क्या है, इसका डोमेन क्या है। यानी अगर हम कोई हल लिखेंगे आगे जा कर के कॉस में, तो हमें ये बताना होगा कि साहब कहाँ से कहाँ तक हम आपको लिख के हल देते हैं। ठीक, तो अधिकतम से न्यूनतम जाने का पहला जो प्रांत है वो देख रहे हैं, वो है 0 से 2π। x में अगर देख रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक, 0 पर अधिकतम है, 0 पर अधिकतम है, और पाई पर, मैंने 2π बोल दिया, वापस करता हूं मैं अपनी बात को, 0 से पाई। तो इसका जो प्रांत है जिसे क्या बोलते हैं, डोमेन, कितना है, 0 से पाई। और 0 हो सकता है, पाई हो सकता है। तो क्या कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। खुला अंतराल का मतलब समझ रहे होंगे, पिछली 2 क्लासों में बताया था मैंने। खुले अंतराल में मतलब होता है कि इसके बीच की वैल्यू। बंद अंतराल का मतलब होता है कि 0 भी लिया जा सकता है, पाई भी लिया जा सकता है। यानी अगर हम कोस में कोई हल लिखते हैं, हम कोस में अगर कोई मान लिखते हैं, तो वो 0 से 2π के बीच में हम लिखेंगे, क्योंकि 0 से 2π के बीच में इसमें एक परिवर्तन है जो अधिकतम से मिनिमम तक है। ठीक, अभी हो गया डोमेन। अगर इसका परिसर लिखते हैं, यानी इसकी रेंज लिखते हैं, या इसका प्रास लिखते हैं, तो अगर इसका परिसर लिखते हैं, ठीक, यानी अगर इसकी रेंज लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी रेंज, कम से कम मान कितना है, अधिक से अधिक मान कितना है। तो कितना है कम से कम मान, देखा जाए तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है। तो यानी ये मान हमने लिख दिया -1 तक आ रहा है और ये +1 तक जा रहा है। बड़ी आसानी से ये चीज़ें समझ में आती हैं। इनको थोड़ा सा, इनमें कुछ छोटे नाम है, छोटी छोटी बातें बताकर एक बार हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर हम अपना इसको हल आगे करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम यही होती है कि छोटे छोटे से गैप होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें छुटी हुई होती हैं। तो फिर वो जब क्वेश्चन सामने आता है तो ऐसा लगता है यार इसमें ये चीज़ कैसे होगी। चलिए, तो कितना हो गया रेंज, रेंज को लिख दें -1 और 1। देखिए इसमें भी बंद अंतराल है, क्लोज इंटरवल है। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल हो गया होगा ये। अब इसी को इसका कोस इनवर्स बना देते हैं। तो क्या करते हैं, इस अक्षों को पलट देते हैं ऐसे, यूं। ठीक, इस y अक्ष को इधर ले लेते हैं, x अक्ष को इधर ले लेते हैं। ठीक, ये कहना है प्रतिबिंब अगर एक रेखा के परिधि बना दें, सरल रेखा के, तो उस प्रतिबिंब से भी पलट देते हैं। कोई सरल रेखा मान लीजिए यहाँ बना लेते हैं, उसके दोनों तरफ पलट देते हैं। बट दैट इज वो एक अलग चीज़ है भाई, दिखाने वाली बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, बाद में उसे बता भी दूंगा मैं। अभी मैं सिर्फ इसका सरल से एक
ये ग्राफ बना देता हूँ, यानी ये देखिए इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कॉस वाई में जाएगा। देखिए अगर मैं इसे कॉस को इधर ले लूँ तो क्या बन गया, ये बन जाएगा कॉस वाई इक्वल टू एक्स, यानी ये बन जाएगा सीधे से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स इक्वल टू कॉस वाई, बस। ठीक, तो ये अब वाई में बन जाएगा ऐसे ही। चलिए इसको बना के देख लेते हैं एक बार। तो इस बार मुझे इंटरवल कहाँ लेने होंगे, वाई एक्स पर। तो मैं ले लेता हूँ वाई एक्स पर इंटरवल, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ पूरा 2 पाई। ये देखिए 2 पाई ले लिया मैंने, ठीक। और ये मैंने पाई ले लिया, और बिल्कुल इसी तरीके से मैंने पाई बाई 2 ले लिया, ठीक, ओके। और ये मैंने एक्स ले लिया, और इधर मैंने वाई ले लिया, ऐसे। और अधिकतम मान एक्स में कितना हो सकता है, 1, और न्यूनतम -1। तो x को मैंने 1 और -1 के बीच में रखा, ऐसे देखिए ये x की वैल्यू है 1, +1 कर दें इसको, और ये -1 कर दें, ठीक। इसे बोल देते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, दैट इज फिजिक्स में भी बोलते हैं, काम आता है, मैथ में भी आयाम बोल देते हैं इसको, या मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसे रेंज या प्रास में बोल देते हैं। तो कुल मिला के जब मैंने y को 0 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। तो 1 से शुरू कर दिया देखिए, और 90 पे कितनी वैल्यू आ गई, 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गया देखिए, और यहाँ पे कितनी आ गई, -1। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ दिखाई देगा, और यहाँ से होते हुए ये वापस यहाँ आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया, देखिए बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ है जैसा यहाँ बना था, ऐसे, ठीक, बिल्कुल ऐसा ही देखिए, ऐसा ही यहाँ पे है, 1 और -1 के बीच में। इसे और ऊपर बनाना चाहते हैं, एक बार 2 पाई का इंटरवल और लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने 2 पाई पे बनाया, तो इसको रिपीट कर देते हैं। आवर्ती फलन होता है, ये पीरियोडिक होता है, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि इसका जो हल लिखा जाता है वो 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू कोस एक्स का हल लिखा जाता है। ऐसे ही इसका हल अगर लिखते हैं, देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, तो x का अगर डोमेन लिखते हैं तो -1 से 1 के बीच में लिखते हैं। अब देखिए बदल देते हैं, अगर इसका डोमेन लिखते हैं यानी x की वैल्यू लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 से 1 तक, ताकि ये परिभाषित हो जाए 0 से पाई के बीच में चला जाए। मान लो मैं लिख दूँ -1, तो कितना हो जाएगा y, पाई, और 1 लिख दूँ 0 हो जाएगा। तो यानी ये हो गया -1 से 1, सिंपल। और इसकी रेंज क्या बन जाएगी, बिल्कुल पलट जाएगा मामला, जो यहाँ डोमेन था वो यहाँ रेंज हो जाएगी, जो यहाँ रेंज था वो डोमेन हो जाएगी, दोनों उल्टा पलटी हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक। तो ये हो गया रेंज, कितनी रेंज हो गई, लिख बता दो, 0 से पाई। यानी अगर किसी फलन का प्रतिलोम बनाते हैं तो उसके प्रतिलोम में उसके डोमेन और रेंज बदल जाते हैं आपस में, जो उसका डोमेन था वो दूसरे प्रतिलोम वाले का रेंज हो जाता है, जो उसका रेंज था वो उसका डोमेन हो जाता है, ठीक। सिंपल हो गया, बात समझ में आ रही है। दैट इज कि बेसिक फंक्शन तैयार हो चुका है, ठीक। अब इस बेसिक फंक्शन के हिसाब से यहाँ कुछ चीज़ें मॉडिफाइड करेंगे, दोनों में मॉडिफाइड करेंगे, देखेंगे ये जो नंबर है यहाँ वाला ये कहाँ पहुँचते हैं, ठीक। तो जनरलाइज कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले क्या उदाहरण लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3x का ग्राफ और इसका प्रतिलोम फलन यानी इन्वर्स फंक्शन बनाते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले हम इसका डोमेन लिख देते हैं। इसका डोमेन क्या है इसका डोमेन, जरा बताएं। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है क्या, 0 से पाई, तो अगर मैं 3x को 0 करता हूँ तो x कितना हो जाता है, 0। अगर मैं 3x को पाई करता हूँ तो x कितना हो जाता है, पाई बाई 3। तो कितना डोमेन हो गया बच्चों, 0 से पाई बाई 3 इसका डोमेन हो गया। x बिलोंग टू दिस, ऐसे बोल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं इसकी रेंज लिखता हूँ तो वही होगी 1 या -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो रेंज वही होगी 1 या -1। तो रेंज लिख देता हूँ मैं, इसकी रेंज हो गई इसकी -1 से 1, ऐसे, ठीक। सिंपल हो गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनेगा।
चलिए ठीक, यहाँ पर कोई सीमा नहीं है इस ग्राफ को, कहीं भी पीछे भी ला सकते हैं इस ग्राफ को। देखो ये मैंने कितना किया π/2, तो यहाँ -π/2 ले आओ, इससे कोई वो नहीं है, यहाँ -π कर लो, है ना, देखो ये -π कर लो, तो ग्राफ पीछे भी आ जाता है। ऐसा भी कर देते हैं पूरा ग्राफ, ये भी नीचे बन जाएगा, और नीचे से घूम के आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा नीचे, है ना, ऐसे बन जाता है, नीचे ऊपर चला जाता है ऐसे। तो दैट इज कि एक या दो इंटरवल, एक या दो पाई के 2 राउंड ले सकते हैं इसमें आप, ठीक। एक भी बना देंगे दैट इज, वो भी सही है। 2 पाई से कम नहीं बनाना इसको, एक 2 पाई का पीरियड बनाना है, ठीक। अब इसके बाद इस पे आ जाओ, देखो तो ये बना लेते हैं x और ये बना लेते हैं y, ठीक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधिकतम जो मान है y का वो यहाँ 1 और यहाँ -1 के बीच चलेगा, तो उसको बना देते हैं पहले। देखिए ये बना दिया मैंने 1 और ये बना दिया मैंने -1, ठीक। 0 0 यहाँ पर है। अब मैं ये बनाता हूँ, पूरा का पूरा जो पीरियड है ये कितना है, यानी मान 0 से पाई तक जा रहा है, ठीक। पहले देखिए 0 से पाई तक गया था, तो कितना बनाया था मैंने, 2 पाई बनाया था, यानी मुझे इसका डबल बना सकता हूँ मैं, 2π/3 तक जा सकता है ये, क्योंकि ये 1 है कहाँ, 0 पे, -1 है पाई पे, तो डबल कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ पर बनाऊँ, अगर मैं 2 पाई भी बना लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 पाई बना सकता हूँ, लेकिन मुझे अधिकतम और मिनिमम मान इन्हीं के हिसाब से देने पड़ेंगे, ठीक। तो मैं बना लेता हूँ इसके हिसाब से, π/3 के हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे π/6 के कुछ इंटरवल बना लेता हूँ, क्योंकि π/6 का गुणा करते जाएंगे तो π/3 होता जाएगा। जैसे कि हम अगर यहाँ π/2 के गुणा करते जाएं तो पाई इस तरीके से चीज़, पाई का गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ये होता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका आधा कर लेता हूँ और इसके 1 2 3 बार मल्टीप्लाई करके इसे बना लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने क्या किया, 90 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो इसका मैं 2 गुना करूँगा, 3 गुना करूँगा, 4 गुना करूँगा। तो यानी पहले मैंने इसका आधा किया π/3 का, कितना हो गया, π/6। जैसे कि यहाँ पाई का आधा कर दूँ, कितना हो गया, 90, फिर उसका 4 गुना कर दूँ तो π/6 हो गया पहले वाला, देखिए ये हो गया π/6, डबल कर दूँ इसको तो ये हो गया π/3, यहाँ कर दूँ तो ये हो गया π/2, 30 60 90, ठीक। तो इस तरीके से एक और कर दूँ आगे, तो कितना हो गया, 60 और 60 120, 2π/3, ये लो, इसका डबल कर दिया बस, 2π/3 हो गया, देखो ऐसे। तो ये जो इंटरवल है दैट इज, ये वो है जो डोमेन के 0 से डोमेन का आधा किया, ताकि मैक्सिमम मिनिमम कम से कम और अधिक से अधिक देख सकें। जैसे कि यहाँ π/2 किया था, बिल्कुल वैसा ही मामला है। और अब हमें पता है कि भाई π/3 पे ये -1 होना है और 0 पे ये 1 होना है, ठीक। और π/6 पे ये 0 होना है। अगर यहाँ π/6 लगा दूँ तो π/2 बन जाएगा, 90 बन जाएगा। देखो मान लीजिए मैं ये π/6 लगा देता हूँ यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा 90, तो कोट 90 0। यानी बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन बन गई है, सिर्फ हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसमें जो एंगल थे, इसके कोण थे वो बना दिए, ठीक है। नहीं, आवर्ती जिसे कहते हैं, आवर्ती काल कह देते हैं जाके बाद में, जो आवर्ती है वो कितने कोण पर हुई है, ठीक। तो कुल मिला के पूरा का पूरा एक राउंड हमने पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया हमने, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ चले गए वापस और फिर यहाँ चले गए, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको बना लिया। ये तैयार हो रहा है मामला, देखिए ऐसे। और अब इसका फलन तैयार करो बड़े प्यार से, ये देखिए ऐसे, ये बन गया, ठीक। ग्राफ तैयार हो गया। पीछे लाना चाहें पीछे ला सकते हैं, π/6 है तो π/6 पीछे हटाएं, π/6 के ही टुकड़े करेंगे ऐसे,
यहाँ पर एक और ले आए, π/3 ले आए, और इसको यहाँ से लाते हुए नीचे भी ला सकते हैं। तो ग्राफ हो गया इसका। जब इसका इन्वर्स बनाएंगे, इसका प्रतिलोम फलन बनाएंगे, तो यह ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए, खड़ा हो जाएगा ये ग्राफ। अभी पड़ा है, फिर ये खड़ा हो जाएगा। और इसका प्रतिलोम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, उस प्रतिलोम को ऐसे y cos इनवर्स x के पदों में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कर लेते हैं उसको भी। देखिए, प्रतिलोम फलन तैयार कर लेते हैं पहले इसका। y = cos 3x का प्रतिलोम फलन। तो ये चीज़ लिखते हैं पहले, और पहले प्रतिलोम फलन बना लेते हैं। ठीक, कैसे? cos इनवर्स y = 3x। तो यहाँ पे x हो गया 1/3 cos इनवर्स y। ये आ गया, देखिए y = cos इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक, तो cos y, तो अब इसे बदल देते हैं। क्या करते हैं, इसे x कर देते हैं, इसे y कर देते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, यानी x y को बदल देते हैं, चरों को बदल देते हैं, क्योंकि cos इनवर्स x है तो cos इनवर्स y पड़ा यहाँ पे। तो ठीक, तो यही चीज़ हो गई है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा x को y, y को x कर देते हैं। प्रतिलोम फलन में बाद में लिख देते हैं y = 1/3 cos इनवर्स x, ऐसे बना देते हैं, देखो ऐसे। ठीक, तो y = 1/3 cos इनवर्स x हो गया। तो ये तैयार हो गया प्रतिलोम फलन। ठीक, अब मान लीजिए इसको f(x) लिखते हैं। ठीक, x के पदों में। ठीक, फलन है, x का फलन है। इसे क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं f इनवर्स x। ये लिखने का तरीका भी हमारा ऐसा होता है। हो गया, डन हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो फिर वही चीज़ आगे जो की त्यों, y अक्ष बदलेगा, x रहेगा, तो उस पर फिर ये ग्राफ बनेगा। तो कुल मिला के इसे पकड़ लेते हैं, इस चीज़ को ऐसे, बस। ठीक, चलिए बाकी हटा लेते हैं। सबसे पहले ये फाइनल हो गया था कि साहब डोमेन और रेंज बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। तो लिख देते हैं कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोम हो जाएगा -1 से 1। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 0 से π/3। देखिए, डोम और रेंज बदल दिए मैंने। ठीक, अब मैं y और x को बना दूंगा यहाँ पे। ये बना दिया मैंने y, और ये बना दिया मैंने x। ठीक, और y में मुझे इंटरवल लेने पड़ेंगे इस बार। y में मुझे थोड़ा सा, मैं इसको y को थोड़ा और ठीक करके बना देता हूँ, थोड़ा नीचे से बना देता हूँ। ऊपर की तरफ बनाएंगे ना तो ऐसा कर देता हूँ, देखो। तो y में मुझे 4 इस बार इंटरवल लेने पड़ेंगे, यही π/6, π/3, क्योंकि इस बार y इधर जब बनेगा 1/3y बनेगा cos 3y। अगर इस फलन को लिखूंगा तो कैसा बनेगा, देखो ये बनेगा ऐसा, ये बनेगा ऐसे, ये y यहाँ हो जाएगा 3 cos 3y बराबर x, ऐसा बनेगा ये। तो बेसिकली इसका ग्राफ बनेगा। तो इस बार मुझे y में लेने पड़ेंगे इंटरवल। तो y के इंटरवल क्या क्या है, π/6, π/3, π/2, 2π, सेम बिल्कुल। ठीक, और वैल्यू मैक्सिमम 1। तो इस बार मुझे फिर उसी तरीके से +1 और -1 के बीच जाना पड़ेगा x में, क्योंकि x की वैल्यू 1 या -1 के बीच होगी। और यहाँ पर कुछ इंटरवल मुझे बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, और ये इंटरवल जो है मुझे इस तरीके से शुरू करने पड़ेंगे, या मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए, ये इंटरवल है π/6 और ये π/3, और ये एक ऊपर वाला और ले लेते हैं π/2, ऐसे। ठीक, तो बिल्कुल शुरू करेंगे यहीं से और यूँ चले जाएंगे। देखो, मैक्सिमम से आया, और ये जो है π/3 पे ये जो है -1 जाएगा, ये आ गया, और फिर उसके बाद ये यहाँ ऐसे, और फिर ऊपर यूँ चलते हुए जाएगा,
और नीचे भी बना सकते हैं और ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। ग्राफ और डोमेन के परिवर्तन, ग्राफ हो डोमेन हो, यानी मुख्य ग्राफ के हिसाब से बनते हैं, जो मुख्य ग्राफों को आधार मानकर जो बनते हैं, ये दरअसल हमारी जानकारी में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, छोटी मोटी परीक्षाओं में, आगे एनडीए एग्ज़ाम में ये चीज़ें इस तरीके से आती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर छोटे छोटे लेवल पे करें, जहाँ हल्का प्रोग्राम होता है, जहाँ नॉर्मल सी मैथमेटिक्स आती है, जैसे जेई मेन है मान लीजिए, तो जेई मेन में एक नॉर्मल सा सवाल आता है, और एनडीए है मान लीजिए तो नॉर्मल सा सवाल आता है। जेई एडवांस में इस नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ा दिया जाता है फिर, ठीक। तो एनसीईआरटी में क्या है कि टेक्स्ट बुक में तो बता दिया आपको, और आगे वो सवाल भी बना देंगे, इस पे एग्जाम्पलर पे सवाल में देखेंगे जो सवाल भी मिल जाएगा इस चीज़ के ऊपर। लेकिन उदाहरण में जो लिया है एनसीईआरटी ने, वो मुख्य ग्राफ को लिया है। इससे आगे आपको इसे खुद इसका विस्तार करना होगा, इसे खुद आगे बढ़ाना होगा कि सब इसमें चेंज कैसे हो सकते हैं इन चीज़ों को। सीधा बस एनसीईआरटी का उदाहरण करा दिया गया, उसके बाद फिर उसके सवाल करा दिए गए, उसको विस्तार उसका नहीं किया गया, उस बेसिक उसके साथ में डेवलप नहीं किया गया। तो यहाँ आकर फिर बच्चा कंपटीशन में या प्रतियोगी परीक्षाओं में या बोर्ड एग्जाम में भी 100 में से 100 नंबर लाने में दिक्कत होती है। बोर्ड एग्जाम में भी 100 में से 100 नंबर लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ सवाल जो होते हैं, 1 2 3 1 2 सवाल ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं पे चेंज हो जाते हैं, जिनके लिए बेसिक की ज़रूरत पड़ती है। और एनडीए वगैरह देते हैं, मेन देते हैं, उसमें तो होता ही है सब कुछ चेंज, बेसिक वही है। तो बच्चे कह रहे सर ये तो पहले पढ़ा ही नहीं है। अब मान लीजिए इसको इसका इन्वर्स बनाना हो, ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए सपोज करिए इसका डोमेन निकाल रहे हैं, प्लस सर ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़ा है। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला टाइप हो गया भाई, इसको कौन, सिर्फ इसको कौन पूछेगा। हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई द बेसिक, कैसे इसको डेवलप करें, यहाँ तक पहुँचे। चलिए अब इसमें एक चीज़ थोड़ी सी और डाल देता हूँ, इसी में डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा चेंज करने वाला हूँ इसमें मैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर आया है, बेसिकली यहाँ पर जो नंबर आया है वो आपने देखा कि वो 3 आया है। दैट इज, ये तो एक नंबर है जो आपने समझ लिया कि इस चीज़ को ये 3 है। तो इससे क्या तय होगा, इस 3 से तय होगा डोमेन, और अधिकतम और मिनिमम जो वैल्यू हो सकती हैं इस डोमेन पर अगर मान रख के देखें तो ये होगी रेंज। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर बदल देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2। सपोज मैंने किया y इक्वल टू 2 cos 3x, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब रेंज बदल जाएगी। देखिए रेंज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे रेंज कितनी हो जाएगी, देख के बताओ, -2 से 2। यानी अब जो अधिकतम और निम्नतम मान है, जो ये डोमेन है, इसको रख दें 0 रख दें तो कितना आएगा 2, और π/3 रख दें तो कितना आएगा -2। यानी अगर आप पहले 1 और -1 के बीच में चल रहा था, या ये फंक्शन पहले 1 या -1 की रेंज बना रहा था, अब ये 2 या -2 की रेंज बनाएगा, ठीक। अब ग्राफ कैसे चलेगा जरा वो देख लेते हैं। दोनों ग्राफ बना देता हूँ, साथ साथ में ही बना दूंगा मैं। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर इस बार ये x चलेगा, बिल्कुल पहले की तरह x होगा, जैसे यहाँ मान लीजिए π/6, और दूसरा π/3, और ये π/2, और ये 2π/3, बिल्कुल पहले की तरह। अब वैल्यू कहाँ जाएगी, अब वैल्यू जाएगी 2 के बीच में, ±2 के बीच में, क्योंकि हमने मान रख के सीधे सीधे देख लिया कि ये अधिकतम मिनिमम कब हो सकता है। और डोमेन की वैल्यू होते हैं, अगर ये मान डाल दो तो कुछ मिलेगा, दूसरा मान डाल दो तो कुछ और मिलेगा, तो वही हो जाएंगे रेंज, प्रेशर या परास जो भी कहें। तो ये चली गई +2 पे, और ये चली गई -2 पे, और ये हो गई y की वैल्यू, ठीक। अब शुरू करें तो कुछ ऐसा मामला होगा, ऐसे, ये देखिए एक पीरियड बना दिया मैंने पूरा, इस तरह ग्राफ बन जाएगा। और अगर इन्वर्स बनाएंगे, अगर हम इसका इन्वर्स बनाएंगे तो ये ग्राफ खड़ा हो जाएगा,
और 2 और -2 के बीच में चलेगा। यानी अगर इन्वर्स बनाएं ऐसे, इस तरीके से, ये मान लीजिए बना देते हैं x और ये बना देते हैं y, ठीक, और ये बना देते हैं +2, ये बना देते हैं -2, और यहाँ पर अपने अपने इंटरवल काट लेते हैं π/6 जैसा कि पहले किया था, π/3 और ये π/2, ऐसे सिंपली। तो देख रहे हैं कि ग्राफ जो है यहाँ आप 2 और -2 के बीच में चलेगा, इन्वर्स का जो ग्राफ है, ठीक। अब ग्राफ भी मैं अभी आपको मेंशन कर दिया था मैंने पहले भी, अभी उसमें देखूंगा ये 2 कहाँ पहुँचेगा, वो चीज़ हम देखेंगे। तो ये ग्राफ जो है यहाँ पहुँचा, ठीक, यहाँ से कहाँ पहुँचा, यहाँ आ जाएगा 0 पे, और उसके बाद यहाँ आ जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक, इस तरीके से यूँ। तो कर लेते हैं ये देखिए ऐसे आ गया, ऐसे ये पड़ा, ये खड़ा, कहाँ चल रहा है, 2 और -2 के बीच में x एक्सिस पे, और y बन गया, यानी जो पहले x था वो y बन गया, बस और कुछ नहीं हुआ। इन्वर्स में कैसे लिखेंगे इसको, ठीक, इसका इन्वर्स कैसे लिखेंगे, अब इसका इन्वर्स लिख के देखते हैं, देखो यहीं पे लिख देते हैं। है हमारे पास कहीं जगह लिखने के लिए, हाँ है, यहीं लिख देंगे, लाओ देखो यहीं कर देंगे, थोड़ी सी जगह में लिख देंगे। ये मान लीजिए x बनाया था तो यहाँ लिख देंगे, देखो इतनी जगह में लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ देखो ये हो गया y/2, ये हो गया cos 3x, तो x हो गया 1/3 cos इनवर्स y/2, ये बन गया, ठीक। अब x को y, y को x कर देंगे, तो अब क्या करेंगे, अब कर देंगे y 1/3 cos इनवर्स x/2, ठीक। तो ये जो चीज़ है ये y, यही है f इनवर्स x, y 1/3 cos इनवर्स x/2, तो x के नीचे 2 आ गया, देखो ये 2 यहाँ था, ये नीचे चला गया। तो कुल मिला के जब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो cos y लिखेंगे, x/2 लिखेंगे, तो ये चीज़ बनेगी, वही है, y को डालेंगे π/6, π/2, π/3, तो x अपने आप आएगा +-2 के बीच में, तो इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स में कैसे बदला, सिंपली पता चल गया। पहले क्या किया, इसको लिखा, ये तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था तुम्हें, इसको लिखा, 2 लाए, x की वैल्यू निकाली, x को y कर दिया, y को x कर दिया, हो गया, y को लिख दिया बना के x के पदों में, तो ये हो गया f इनवर्स x। अब इसका डोमेन, इसके रेंज इसके उल्टे हो गए। अगर मान लीजिए मैं इसका डोमेन लिखता हूँ, कितना हो जाएगा डोमेन इसका, जो इसकी रेंज है -2 से 2, इसका रेंज कितना हो जाएगा, जो उसका डोमेन है ना, 0 से π/3, ये लो, यानी डोमेन और रेंज बदल जाते हैं आपस में। तो इसका मतलब होता है अगर किसी फंक्शन का तुमने प्रतिलोम निकाल लिया तो उसके डोमेन और रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, जो फंक्शन के डोमेन और रेंज है उनको उल्टा करके लिख दो, डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो, ठीक। कहीं कुछ ऐसा किसी सवाल में होता है जहाँ पर ये चीज़ सच नहीं होती, तो ये डोमेन उसका था लेकिन इसका तो है नहीं रेंज, रेंज में कुछ चीज़ें कट जाती हैं, कुछ चीज़ें वर्गमूल में होती हैं, तो वर्गमूल के अंदर ये चीज़ें कटती हैं कहीं कहीं पर, ठीक। वो भी ध्यान रखना है, वो भी मैंने बताया था पहले पीरियड में कि भाई पहली क्लासों में कि कहाँ कहाँ पर वो समस्या है, किसी किसी सवाल में वो समस्या आएगी, हम बताएंगे, पर सामान्यतया बदल देते हैं इसको, नॉर्मली, हमेशा नहीं लेकिन सामान्यतया बदल देते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब साइन हो गया, तुम्हारा कोस हो गया, अब बना लेते हैं टेन वाला। अब टेन वाले को समझ लेते हैं, और टेन वाले में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू इस तरीके से नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आप समझ गए हैं, किसी में भी आप लगा सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं। टेन का बेसिक सा ग्राफ बना लेते हैं, बाकी सब में ये सब नहीं कर रहे हैं, बस टेन बना देंगे, टेन में देख लेंगे। ये सब चीज़ें आप अपने तरीके से बदल सकते हैं, कोई नंबर मान लो यहाँ बदल गया, यहाँ बदल गया, दैट इज नॉट कि वो फिर सेम हो जाए, चीज़ आप बना पाते हैं। बेसिक में यही चीज़ है कि एक पे आप बना के दिखा दो, एक केसेस को ले लो, तो बच्चे फिर सारी चीज़ों का आइडिया लगा लेते हैं, कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है।
तो यहाँ पर दो जगह हम दो चीज़ें लिख लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 10x और इधर मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x के यहाँ पे लगा के ब्रैकेट ना भी लगाएं, ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ये, दैट इज ये ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, वो लिखने का एक बस तरीका है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पे देखते हैं ये चीज़ कैसे बदल रही है। अब इसमें भी हम लोग कुछ इंटरवल लेंगे जहाँ पर इसके मान कम या ज़्यादा होते होंगे। जहाँ पर इसका अधिकतम मान होता होगा या इसका न्यूनतम मान होता होगा वो मान लेंगे। 0 से शुरू करेंगे, तो 10 0 0 सबसे पहली चीज़ होती है। 10 0 0 होता है, तो 0 पकड़ लिया मैंने, ये देखिए पहला नंबर, ये y ले लिया और ये x ले लिया। और यहाँ पे मैं इंटरवल बना लेता हूँ π/2 के, क्योंकि π/2 पे मुझे पता है कि 10 जो है वो इन्फिनिट हो जाता है, तो मैंने ये π/2 के इंटरवल बना लिए और ये 2π तक मैंने इसे बना लिया। सिंपल, क्योंकि इसमें सीधा x है, x के अलावा कुछ और होता, 3x होता, 2x होता, कुछ होता, तो फिर उसी हिसाब से मैं लिख लेता और उसके इंटरवल बना लेता, जैसा कि मैंने पहले कोर्स में आपको समझा दिया था। अब π/2 पे जाऊंगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। 10 π/2 कितना होता है? अनंत होता है। तो कुल मिला के ये इन्फिनिट हो जाएगा। देखो ऐसे, इस तरीके से बना देंगे इसको। ठीक, चढ़ा देंगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे। ये देखो मिलाना नहीं होता यहाँ पे, इन्फिनिट को चला गया, फिनिश। इसके बाद हम जब आगे जाते हैं, जब π/2 से आगे जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे जाती है? माइनस में, यानी माइनस इन्फिनिट से लौटेगा तो पाई पे भाग के फिर इसको 0 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ऐसे सिंपल सा ग्राफ है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। क्योंकि 90 के पार जाते हैं तो 10 की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, वो हम देख भी लेते हैं, निकाल कर मान लगा के देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक, अब इसे पीछे हटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें 0 के आसपास कोई वैल्यू लेनी होती है। इस तरीके से पीछे भी हटा दिया, देखो मैंने -π/2 और ये -π। ठीक, तो ये बिल्कुल ऐसा मामला हो गया। देखो ये ऐसे आ गया, देखो माइनस में जाएगा तो माइनस की वैल्यू दे देगा। ठीक, ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो गया ऐसे, ये आ गया। देखो, तो बार बार ये लाइन इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक, तो अब इसे बना लेते हैं। नहीं, बनाना सरल है, यहाँ x के मान रखो, π/2 पाई जो भी है, और इसको बना लो। बीच में कोई मान लेना है, मान लीजिए π/4 लेना है, 45 अंश है, तो यहाँ लेके देख सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, 2 या 3 मान लेके बना सकते हैं ग्राफ को। ठीक, अब इसको ठीक करके देखते हैं कि क्या मामला है, किस तरह की शेप आती है हमारे पास। ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा x अक्ष, सरल 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 सरल। और ये जो है कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आ गया। देखिए ये देखिए इस तरीके से अनंत को जाता, अनंत से आता, अनंत को जाता। ठीक, इन्फिनिट टू इन्फिनिट हो गया बिल्कुल। ये देखिए ऐसे और बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए 0 के पास कुछ घटने बढ़ने वाला इंटरवल हमें दिखा दे रहा है। हमें देखना होता है कि भाई मान कहाँ से कहाँ तक हम लिखेंगे। मुख्य मान कह देते हैं कई बार, या कोई हल बनाना होता है कहीं पे, तो हम 10 का मुख्य मान या 10 का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, हम ये बनाना होता है। तो देख रहे हैं भाई 0 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 0 के आसपास ये अधिकतम और न्यूनतम कब हुआ, किस अंतराल में हुआ, तो हम उसको इसका डोमेन बना देते हैं, इसका प्रांत बना देते हैं। अब देखिए 0 से पहले -π/2 पे ये माइनस हुआ अनंत में, और यहाँ प्लस हुआ, यानी यही परिवर्तन बार बार होता गया। तो डोमेन कितना हो गया, इसका डोमेन हो गया -π/2 और π/2। अब ये खुला है कि बंद है ये देखना पड़ेगा हमें, तो π/2 नहीं रख सकते हम, π/2 को अनंत हो जाता है। तो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है
तो इसको खुला करना पड़ेगा हमें। देखिए इसी चीज़ को मैंने दोबारा लिखा है मैंने जानबूझ के, क्योंकि तुम यहाँ कुछ गलती ना कर दो। ये रहा देखिए, ये है, यानी ये नहीं लेने होते दोनों इंटरवल, ये दोनों नहीं लेने, π/2 -π/2 नहीं लेना होता। इसके बीच में कुछ भी ले लीजिए, ये नहीं लेना, ऐसे होता है ये डोमेन हो गया। अब रेंज अगर लिखूं तो, अगर रेंज लिखूं तो रेंज भी ऐसे लिखूंगा, प्रास रेंज है ना, वो भी ओपन पे जाएगी, -∞ टू ∞। ये रहा देखो, ये रेंज हो गई। ठीक, अब इसका इन्वर्स इस तरीके से लिखा जाएगा, ये लिखा पड़ा है देखो। तो इसको अगर ठीक करें थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y = x, यानी x = 10y, ये ग्राफ बन जाएगा। ऐसा बना सकते हैं, या 10y = x का ग्राफ बना सकते हैं। तो ये सिंपल हो गया। तो ये सिंपल हो गया कि भाई इस ग्राफ, ये ग्राफ जो इस तरह के हैं ये यूँ पलटेंगे, जैसे खड़े हैं मान लीजिए तो पड़े हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक, बना देते हैं इसको भी, इसको पलट देते हैं, देखो ऐसे इस चीज़ को पलट देते हैं वहाँ पे। ठीक, चलिए, तो ये बना दिया हमने x और ये बना दिया हमने y, और इस पे y पे अपने जो इंटरवल हैं बिल्कुल इस तरीके से ये बना लेते हैं। ये पहला इंटरवल ले लिया π/2, ये दूसरा ले लिया हमने पाई, और ये तीसरा ले लिया हमने 3π/2। ठीक, बस हो गया। इसके बाद एक और लेना चाहते हो एक और ले लो, 2π भी कर सकते हैं। ये लीजिए, इसे पीछे ले लो एक नीचे की तरफ, ये ले लिया हमने -π/2, और ये ले लिया हमने -π, बस नीचे के लिए काफ़ी है। ठीक, अब x में y में अनंत था, अब x में अनंत होगा। ठीक, 0 पर 0 होगा, अब यहाँ 0 है। ठीक, पॉजिटिव x की तरफ अनंत, ये देखिए पॉजिटिव y की तरफ अनंत है, तो पॉजिटिव x की तरफ अनंत होगा, यानी अनंत से आएगा यूँ ऐसे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो ऐसे। तो ये आ गया, देखो बिल्कुल उसी तरह का बनाना है। ठीक, यहाँ से भी हो गया, ये हो गया, देखिए। ठीक, यहाँ पर माइनस से बनना था ना, y(x) यानी x से लेना था हमें यहाँ से, है ना। ये देखो, ये थोड़ा सा ना इसको उल्टा करके मैंने बना दिया, इसको वैल्यू रख के बनाते तो अच्छा था। बिल्कुल उल्टा हो गया, देखो, मतलब ग्राफ की आकृति उल्टी कर दी मैंने। यहाँ पर गया अनंत, π/2 पे अनंत जाएगा ना, तो ये यूँ आएगा। अब तुम समझ गए हो कि क्या गलती हो सकती है और क्या गलती हुई है। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल ऐसा हो गया, देखो अब ठीक मैच करेगा, -∞ टू +∞। और दूसरे वाला, ये वाला इसके साथ ऐसे, ये भी हो गया, देखिए ऐसे। ठीक, ऐसे ही बनाते जाओ। तो ये सेम ग्राफ किसका है, इन्वर्स वाले का है। इसका डोमेन, इसका रेंज, ये बदल जाएंगे, तो जनरली मैंने कहा था बदल जाते हैं। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, जो इसका रेंज था, है ना, डोमेन हो जाएगा -∞ टू ∞। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ठीक, तो जब भी कोई हल लिखेंगे, मान लीजिए 10 में कुछ लिखेंगे, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी में हमें मान बताना होगा। जब हम मान मांगेंगे किसी कोण में, किसी एंगल का मान मांगेंगे, कोण का मान मांगेंगे इन्वर्स पे, तो हमें 10 के लिए इसी पे बताना होगा, इसी को ध्यान में रख के हमें चलना होगा। जबकि त्रिकोणमितीय समीकरण में हम 10 के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए एक समीकरण का हल रखा करते थे 11वीं क्लास में। ठीक, उससे थोड़ा सा अलग है ये हल। यहाँ पे भी बन जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें मान इसके हिसाब से रखना होगा। ठीक, वो जब हल करेंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो ये ग्राफ हो गया हमारा, सिंपल सा ग्राफ हो गया, 10 का हो गया। ठीक, इस तरीके से ये इन्वर्स हो गया। और ये कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, पहले इसे अच्छे से बना लें। तो इसमें x को y कर दें, y को x कर दें, बस इन्वर्स बन जाता है।
और लिखने का तरीका मैंने बता ही दिया, इससे पीछे के उदाहरण में मैंने कोस में यहाँ नंबर बदल के बताए थे आपको, भाई नंबर अगर बदल जाए यहाँ पे तो वो चीज़ें कैसे काम करती हैं ग्राफ पे, वो किसी भी ग्राफ पे आप लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक वही है। तो 10 फाइनल हुआ, चलते हैं अगली क्लास में आएंगे, फिर 10 के बाद कोट सेक कोसेक 2-3 और हैं, उनको लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपने सवालों को। ओके।